फर्स्ट, ये लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, स्ट्रेट लाइन को। तो कैसे समझेंगे कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? तो तुम देखोगे कोई भी इक्वेशन लिखते हो, सपोज करो 2x - 4 = 0 लिखे, ये लिखे, तो यहां पर क्या है? एक ही वेरिएबल, केवल x, और यह वेरिएबल पर पावर 1 है। अगर वेरिएबल पर पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी उसका डिग्री 1 हुआ, तो इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो डेफिनेटली यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। इसलिए इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है, इसका जब सॉल्यूशन के लिए सिंगल एक ही इक्वेशन से इसको सॉल्व कर दोगे, क्या हो जाएगा? 4/2 यानी 2। इसके सॉल्यूशन के लिए एक ही इक्वेशन सफिशियंट है। क्लास 10 वगैरह में पढ़े होगे, सपोज करो 2x + 3y = 7, x - y = -5, ऐसा बोल। तो यहां देखोगे, यहां भी तुमको x और y, यहां दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल पर पावर 1 देखोगे। क्लियर है कि नहीं? तो चूंकि यहां भी पावर 1 है, इसलिए यह भी लीनियर इक्वेशन है, बट यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जब 2 वेरिएबल का इक्वेशन होगा तो इसका सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सपोज समझ में आ गई? अगर मान लो 3 वेरिएबल का होगा, अगर 3 वेरिएबल्स का अगर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तैयार करते हो, तो उसका सॉल्यूशन के लिए 3 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। 1 वेरिएबल में एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, 2 वेरिएबल से रिलेटेड होगा तो 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, और 3 वेरिएबल का अगर इक्वेशन लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन के लिए 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। देखो यहां पर x, y, z 3 वेरिएबल है, और तीनों वेरिएबल पर देखोगे पावर 1 है। इसका मतलब यह भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि इसमें 3 वेरिएबल है, और इस तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए, यानी इसका सॉल्यूशन के लिए 3 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने यहां पर 3 इक्वेशन लिखा। और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? इसका सॉल्यूशन अलजेब्रिक मेथड से भी होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से, जो शायद 10 में पढ़े होंगे एडवांस मैथमेटिक्स में। लेकिन यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और एक है क्रेमर रूल। तो पहले मैट्रिक्स मेथड से तुमको बतलाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे। इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग 3 मैट्रिक्स तैयार करेंगे। हमेशा जब भी इक्वेशन ऐसा दिया रहे और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो तो 3 मैट्रिक्स तैयार करेंगे। 3 मैट्रिक्स लेने के लिए क्या करोगे? एग्जामिनेशन में हो सकता है ये क्वेश्चन इस प्रकार से इक्वेशन अरेंज नहीं हो, सजा हुआ नहीं हो सकता है ये कांस्टेंट किसी में लेफ्ट साइड हो, किसी में राइट साइड हो, किसी में एक्स किधर भी है। तो पहला काम क्या करना है? इक्वेशन को इस प्रकार से अरेंज कर देना, पहले एक्स वाला टर्म, फिर वाई वाला टर्म, फिर जेड वाला टर्म, और राइट साइड कांस्टेंट को लिख देना। और ये 3 मैट्रिक्स तैयार करेंगे। एक मैट्रिक्स ए, देखोगे तुम एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो लिखे हैं, अगेन वाई का कॉफिशिएंट को, फिर जेड के कॉफिशिएंट को, ये मैट्रिक्स ए हो गया। एक मैट्रिक्स एक्स के रूप में ले लेंगे, जो वेरिएबल है, यहां देखोगे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, इसलिए हम इस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स ले लिए। और एक कांस्टेंट के लिए मान लो बी ले लिए, D1 D2 D3 इस प्रकार से ले लिए। इसमें एक मार्केबल बात है कि हो सकता है किसी इक्वेशन में सपोज करो यहां x अगर नहीं होता, इस इक्वेशन में केवल y और z होता, और यहां x नहीं होता, तो A2 की जगह क्या लिखते? 0। जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल नहीं है वहां पर उसके जगह पर क्या लिख दिया करेंगे? 0, है कि नहीं? तो क्या चीज? 1 नहीं, ऑलवेज 0। सपोज करो यहां पर ये x नहीं है,
मेरा कहना ओनली मतलब सपोज करो यहाँ x नहीं है, ये इक्वेशन इस प्रकार से है, तुम जो बोले 1 कभी भी नहीं होगा, यहां पर केवल yz है, तो ये x का कोफिशिएंट तो a1 लिखे। अब यहां तो x है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ 0 इंटू एक्स होगा ना जी, 1 इंटू एक्स लिखोगे तो केवल x आ जाएगा ना, 0 इंटू एक्स होगा, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे 0, है कि नहीं। तो यहां पर मजबूरन हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा, समझ में आई। 0 प्लस नहीं होगा, 0 प्लस कहां पर, कौन सा क्या बोले, 0 प्लस b2y, 0 प्लस b2y, ऐसा क्यों लिखेगा, किसी भी 0 को प्लस करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चीज नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो टर्म नहीं है वहां आप क्या लिखिएगा 0, हो गया। अब देखोगे ये जो 3 मैट्रिक्स हम लोग जो तैयार किए, अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आता होगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को यदि प्रोडक्ट करोगे तो इसके बराबर होगा D3। जब इस प्रकार से 3 मैट्रिक्स होगा ना, तो तुम देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई में हम बोले थे कि जो कॉलम है, इस कॉलम को हॉरिजॉन्टली जब रफ में लिखोगे, ये फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहां रफ में इसको लिखोगे और इसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, ये रूल है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है या नहीं, देखो d1 आ गया। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस प्रकार से 3 मैट्रिक्स को लिखे हुए रहेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है। तो इसके जगह पर क्या लिख दोगे a, और इसके जगह क्या लिख दोगे x, इक्वल टू इसके जगह क्या लिख दोगे b। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखो ये जो 2 मैट्रिक्स है a और x, हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक टेक्निक तुमको बतलाते हैं, ये x के साथ जो a मल्टीप्लाई है इसको हटाना है। तो तुम देखते होगे कहीं पर लिखा होता है 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/2 करते हैं ना, तो देखो अकेला x आ गया कि नहीं, तो 2 यहां से डिवाइड हो गया। चूंकि ये स्केलर नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम राइट साइड भेजे तो डिवाइड हो गया, लेकिन मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं। तो मैट्रिक्स का जब डिवीजन होता ही नहीं है, यानी हम लोग x इक्वल टू बी मैट्रिक्स बाई ए मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस ए को हटाया कैसे जाए, तो तुम रूल पढ़े होगे, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करोगे तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, इसमें दोनों तरफ ए के इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, क्लियर। फिर यहां देखोगे 3 मैट्रिक्स हो गया, 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में तुम पढ़ा होगा एसोसिएटिव रूल, यानी 3 में किसी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वह ए जो है ए एज इट इज आ जाएगा। तो यहां देखो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक्स क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आई एक को हम लोग ए लिख सकते हैं, तो आई एक्स को तो क्या लिख सकते हैं, केवल एक्स। तो इस प्रकार से आंसर तैयार हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही फॉर्मूला हुआ, इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। ए इनवर्स के विषय में तुम पढ़े होगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। कहने का मेरा मतलब हुआ
कि यूज तो इस फॉर्मूला का हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन पहली बात ए इनवर्स निकालना होगा। तुम देखते होगे ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। यानी पहला काम क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, है कि नहीं? और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद फिर एडजॉइंट निकालोगे, और एडजॉइंट निकाल लोगे, या तो इसको डिवाइड कर दो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली डिवाइड करो, और इसको इक्वल मैट्रिक्स का जो रूल है उसके आधार पर हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन हुआ, तुम 10 क्लास में भी पढ़े होगे कंसिस्टेंट। यानी कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना, इक्वेशन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट, यानी उसका सॉल्यूशन होता है। एक होता है इनकंसिस्टेंट, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कैसे हम समझे कि ये कंसिस्टेंट है या ये इनकंसिस्टेंट है, पहला हम उस पर विचार करेंगे, उसके बाद तुमको हम एग्जाम्पल देंगे। तो कैसे समझे कि यह सिस्टम, ये दोनों में से कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए फर्स्ट तो ये जो बतलाए हम, ये इस प्रकार से लिखा ही जाएगा, और ये फॉर्मूला भी बतलाए थे। तो कंसिस्टेंट के लिए यह जो ए जो डिटरमिन मैट्रिक्स जो तैयार किए, ये मैट्रिक्स या सेकंड दो वेरिएबल में ये मैट्रिक्स, इसका तुम डिटर्मिनेंट निकालो। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दो टाइप से आएगा, या तो उसका वैल्यू 0 आएगा या उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो केस 1 में अगर लिखा जाए, केस 1 में इफ ए का डिटर्मिनेंट तुम निकाले और वह 0 नहीं आया, उसका वैल्यू या तो निगेटिव आ गया या नहीं तो पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसका सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। तो लिख देंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब एक्स वाई जेड, या यहां पर केवल एक्स वाई का वैल्यू सिंगल टाइप का वैल्यू आएगा। ऐसा क्यों होता है, गौर करोगे, ये जो तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ग्राफ में इस तीनों इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन में होगा क्या, ये तीनों लाइन जो है किसी एक ही पॉइंट से पास करेगा। इसको बोलते हैं कनकरेंट, एक बिंदुगामी। ये तीनों इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन होगा वह किसी एक पॉइंट से गुजरेगा, और इस पॉइंट का एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? अगर मान लो ये दो वेरिएबल का होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और यह जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। और यह इसका सिंगल एक्स और वाई का वैल्यू सिंगल आएगा। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। कभी कभी गौर करोगे, ये जो ए मैट्रिक्स जो तैयार की है, इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो मजबूरन हम लोगों को ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इसका भी वैल्यू दो टाइप का आएगा, या तो इसका वैल्यू 0 मैट्रिक्स आएगा या नन 0 आएगा, यानी 0 मैट्रिक्स नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाए और इसका प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब है सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये दोनों 0 अगर आता है तो इस तीनों का जो स्ट्रेट लाइन या इस दोनों का जो स्ट्रेट लाइन होगा वह एक ही लाइन पर होगा। ऐसे करके ये तीनों लाइन एक ही पर होगा। पहला फर्स्ट का भी वही लाइन ग्राफ, सेकंड का भी वही, थर्ड का भी वही, और दो वाले में भी दोनों उसी पर रहेगा। तो गौर करते होगे ये तीनों लाइन अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे से मिलता है, इसलिए इसका बोला जाएगा सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो कंसिस्टेंट दो तरीका से हुआ, डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो भी कंसिस्टेंट, और डिटर्मिनेंट 0 हुआ
और इसका प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हुआ तो कंसिस्टेंट। अब आइए, यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो और इसका प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं हो, नल मैट्रिक्स ना हो, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर इस कंडीशन में यह सिस्टम होगा तो इसका मतलब इस तीनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो तीनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा। अगर इसका ग्राफ खींचे तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला जाएगा। तो गौर करते होगे, जब यह तीनों लाइन या यह दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुआ, यानी कोई कहीं पर किसी से मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलो, यह जो इक्वेशन है देखोगे दो वेरिएबल का है, तो हम ये तीन पहले हर हाल में लिखेंगे। ए का वैल्यू लिख दिए 2 1 -1 1 और x के जगह पर लिख दोगे xy और b के जगह पर लिख दोगे 5 4। फर्स्ट क्या बोले थे, अभी कुछ देर पहले लिखा हुआ था, इसका जब एग्जामिन करना होगा तो पहला इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, 2 -1 1 ऑलवेज ऐसे मल्टीप्लाई होता है और माइनस ये -1 यानी हो गया तुमको माइनस माइनस +1 और +2 यानी 3। क्या देखें, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम का आंसर यही हुआ। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या बोले, यदि कंसिस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो देखो, जब भी सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज तभी कर पाओगे जब इसका इनवर्स निकालना है। और ए का इनवर्स कैसे निकलता है, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी फर्स्ट अब हमको इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करोगे, देखोगे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1, तो सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका एक ट्रिकी वे में एडजॉइंट निकलता है, इसलिए हम लोग उसी वे से डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालेंगे। उसमें वो ट्रिक क्या है, ये जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर दो, यानी ये 1 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा। और सेकेंडरी डायगोनली जो एलिमेंट होता है उसके साइन को अपोजिट कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। ये हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जब निकल गया तो एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, या एक ऐसा काम करो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख दो, x = 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। x के जगह पर क्या लिखोगे xy, डिटर्मिनेंट के जगह पर क्या लिखोगे 3, एडजॉइंट के जगह पर क्या लिखोगे 1 1 -1 2 और b के जगह देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है 5 4। अब इसको सॉल्व करो। हम इसलिए ऐसा बोले डायरेक्ट लिखो, अगर तुम पहले अगर सपोज करो ए इनवर्स निकालोगे तो तुमको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में तुम उलझ जाओगे। इसलिए इसको रिजर्व रखते हैं इस पार्ट को, फर्स्ट इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने आता होगा, वो हम अपने स्टाइल से तुमको बतलाए हुए हैं कि बाद वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम को रफ में हॉरिजॉन्टली लिखिए, यानी 5 4 यहाँ पर रफ में लिखोगे और इसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 1 5 + 4 -5 और 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद देखोगे xy और ये हो गया 1/3, ये 5 4 9 और ये हो गया 3। अब देखो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 1, इट मीन्स x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। यह x और y का सिंगल सिंगल वैल्यू आया, इसीलिए बोला गया यूनिक सॉल्यूशन।
इसके बाद प्रॉब्लम को बनाओगे, नहीं बनेगा हमसे पूछोगे, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन तुमको बतला देंगे। ओके।